कि यकीनन लास्ट ये मैंने पत्नी के लिए लिखा है, जो उन्होंने मेरी बीमारी के दौरान किया, कि यकीनन लास्ट से खुलकर नहीं इजहार करती है, बताए और वो कैसे मुझसे प्यार करती है। मैं करवट लेकर आहूँ तो वो सहलाती बदन मेरा, और कभी बेचैन होता हूँ तो बहलाती है मन मेरा, और कभी खुद रूठ जाती है, कभी मनोहार करती है, बताए और कहते हो मैं मुझसे प्यार करती है। और अगला बंद देखें कि नहीं कपड़ों व गहनों की कभी जिद छानती है वो, मेरे साधन मेरी स्थिति सभी को जानती है वो, मेरे साधन मेरी स्थिति सभी को जानती है वो, किसी भी बात पर मेरी नहीं इनकार करती है, बताए और वो कैसे कि मुझसे प्यार करती है। और अंतिम इसका बंद है कि झगड़ती है, ये सबको जगह होता है, सबकी पत्नियां ये करती हैं और करना भी चाहिए, कि झगड़ती है अगर खाना नहीं खाता समय से तो, झगड़ती है अगर खाना नहीं खाता समय से तो, और अगर तकलीफ अपनी मैं नहीं बतलाता समय से तो, न रखूँ ध्यान अपना तो, न रखूँ ध्यान अपना तो बहुत तकरार करती है, बताए और वो कहते मुझसे प्यार करती है। कि संकेत भले ही होते हो लेकिन संवाद नहीं होता, संकेत भले ही होते हो लेकिन संवाद नहीं होता, और ये प्यार समर्पण है केवल, इसमें प्रतिवाद नहीं होता। संकेत भले ही होते हो लेकिन संवाद नहीं होता, ये प्यार समर्पण है केवल, इसमें प्रतिवाद नहीं होता। और पढ़ सको अगर तो पढ़ लेना नैनों की भाषा नैनों से, पर कहीं किसी भी भाषा में इसका अनुवाद नहीं होता। नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको एक ऐसे वरिष्ठ साहित्यकार से मुलाकात करवा रहे हैं जो बैंक से सेवानिवृत्त हैं, उरई के रहने वाले हैं, वर्तमान में लखनऊ में अपना डेरा जमाए हुए हैं। चलिए मिलते हैं विनोद कुमार गुप्त जी से, उपनाम भावुक लिखते हैं। जी नमस्कार बाबू। नमस्कार, सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार मेरा। जी बाबू जी, आप हमें बताइए, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपका परिचय क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ की शिक्षा दीक्षा हुई? मैं मूल रूप से तो उरई का रहने वाला हूँ। मेरी शिक्षा BA तक तो उरई में हुई है, फिर मैंने LLB किया था, वो मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी कानपुर यूनिवर्सिटी से किया था, कानपुर से। और बैंक में आने के बाद मैंने MA एक्नो से भी किया, MA हिस्ट्री से भी किया। अभी जो रिटायरमेंट के बाद मुझे लगा कि मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी एक तरह से हूँ, और हिंदी में मैंने सुने तो मैंने रिटायरमेंट के बाद अभी 2 साल पहले हिंदी में भी MA किया। अच्छा, तो बाबू जी मैं पायदन वाइज पूछूंगा आपसे, आप बैंकिंग सेक्टर में जीविकोपार्जन के लिए कब आए? मैं नवंबर 1977 में यहाँ आया। मेरा सर्विस जो है 1977 में हमीरपुर ब्रांच से शुरू हुई। और फिर आपका रिटायरमेंट कब हुआ? मेरा रिटायरमेंट जनवरी 16 में लखनऊ से, हमारा LHO लखनऊ में है, लोकल हेड ऑफिस, तो वहीं से मैं असिस्टेंट जनरल मैनेजर साहेब महापुर से रिटायर। जी, तो बाबू जी आपका साहित्य पक्ष का जो शुरुआत हुई, इसका अंकुरण कैसे हुआ आपके जीवन में? देखिए ऐसा, मैं बचपन में मेरे एक गुरुजी थे, तो वो जब कक्षा 5 तक पहले रैलियाँ हुआ करती थी, तो विद्यालय की ओर से वो एकांकी नाटक वगैरह प्रस्तुत होते, तो मेरे विद्यालय से प्रसन्ना लक्ष्मण संवाद एक नाटक हुआ। मैं जब कक्षा 4 में था तो मुझे लक्ष्मण का रोल दिया गया था, मैंने वो किया। अभिनय करने को दिया था? जी हाँ, वो अभिनय मैंने लक्ष्मण का रोल किया था प्रसन्ना लक्ष्मण संवाद में। उसके बाद मेरे गुरुजी थे, वो कविता लिखते थे, तो मैं जब छोटा था तो 26 जनवरी 15 अगस्त को वो अपनी रचनाएं मुझको कहते थे, याद करके सुनाओ, मैं सुनाता था। लिखते वो थे शुरू में, जब मैं कक्षा 4, 5, 6 में था तो वही लिखते थे, मैं सुनाता था। तो वो समय तो लिखने लायक उम्र नहीं थी। फिर मैं मेरी चूँकि एक दुकान है मेरे बड़े भाई की, ताऊ के लड़के हैं, तो मैं उपन्यास जासूसी बहुत पढ़ता रहता था। तो मैं जब इंटर में था 1972 में, तब मैंने एक जुनून सवार हुआ, मैंने एक उपन्यास लिखा, खून की होली, जो कि वो जासूसी उपन्यास है। वो उसका प्रकाशन अभी बाकी है, आने वाले कल में दर्शक पढ़ पाएंगे। अब तो असल जिंदगी में आपका पूरा समाहित होना साहित्य के प्रति वो कब शुरू हुआ? क्योंकि आपका बैंकिंग सेक्टर में आप नौकरी करते रहे, तो यहीं से शुरुआत हो गई या रिटायरमेंट के बाद? नहीं, ऐसा है कि मैं बैंक में आने के पहले 1973-74 में एक बार बीमार पड़ा, और मुझे जो चिकन पॉक्स जैसे माता कहते हैं हम लोग, तो वो पूरे शरीर में दाने हुए थे। और जब तबीयत मेरी ठीक हुई, पूरे शरीर से कहीं भी दाने, माता की कृपा से केवल एक दाना यहाँ दाना जो टीका जैसा रह गया, वो माता ने छोड़ दिया। उसी बीच में मैंने पहली रचना लिखी, तो मैं समझता हूँ ये माता की कृपा है मेरे ऊपर। और 1974 में संभवतः मैंने रचना शुरू की। वो तो कोई रचना आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें, अगर आपको उस दौर की याद आती है? हाँ बिल्कुल, मतलब उस दौर के बाद की असल में ऐसा है कि अगर जो पुराने लोग जानते हैं, अभी करीब
30 साल पहले एक घटना हुई थी कि गणेश जी ने दूध पिया था जी जी। और उन्होंने पूरे मतलब ये पता लगा था पीतल की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति जो भी देश विदेश में वो सबके हाथ से पिया था। तो वो घटना में 4 क्योंकि कविता पाठ है तो गणेश जी का नाम लेते हुए वो 4 पंक्ति को सुना रहा हूँ। वो कविता क्या है, वो जस्ट जो है वो मैंने बांधा है 4 पंक्ति देखें। कि पीतल में, पत्थर में, मिट्टी और कागज में फूंक दिए प्राण और जी गए गणेश जी। और मंदिर में, घर में भी, नगर व ग्राम में भी, देश क्या है परदेश भी गए गणेश जी। और भक्तगण देख देख हो गए विभोर भाव, सारे नास्तिकों के मुंह सी गए गणेश जी। और हिंदू मुस्लिम और सिख या ईसाई कोई जिसने पिलाया दूध पी गए गणेश जी। ये मंजर बसी थी वहाँ। तो बाबू जी, आप बैंकिंग सेक्टर में रहते हुए भी आप कभी सम्मेलन और मंचों में जाने लगे थे? जी, मैं बैंकिंग सेक्टर में रहते हुए, असल में क्या है, मैं हमीरपुर से मेरा ब्रांच शुरू हुआ और हमीरपुर के एक बहुत नामी कवि है मंजूर खरे माइक जी, तो उनके सामने ही मैं रहता था और उनका मुझे आशीर्वाद प्राप्त होता रहा। और वो नीरज जी से भी बड़े थे, नीरज जी भी उनको अपना बड़ा भाई मानते थे। तो वहाँ से उन्होंने एक दिन मुझसे कहा कि भाई सुना है आप कविता लिखते हो। मैंने हाँ लिखता हूँ। बोले लिखते हो कहीं? तो मैंने हाँ ठीक है। तो उन्होंने जो है कहा देना, मैंने डायरी उनको दी। 2-3 बार मैं बुलाया, मेरी पीठ पे हाथ फेरा, बोले भाई बहुत अच्छा लिखते हो। वो उनका स्वर बहुत प्यारा है और मैं तहत में पढ़ता हूँ केवल। तो मैंने कहा वो कविता लिखने के बाद स्वर तो मेरे पास है नहीं। तो उन्होंने मुझसे ऐसे ही कहा, बोले मुकेश बिहारी सरोज को सुना है? मैंने कहा हाँ सुना। वो बैंक के बहुत अच्छे कवि थे। बोले वो गाते हैं? हमने नहीं। बोले कैसे कि मैंने बहुत शानदार कर दिया। तो उन्होंने कहा कि अब फिर तुमको क्या दिक्कत है? यहाँ से उन्होंने मेरा उत्साहवर्धन किया। तो मेरा मैं चूँकि व्यंग लिखता हूँ और वो रोज भी व्यंग लिखते हैं, तो वहीं से मेरे मतलब मेरा उत्साह उन्होंने बढ़ा दिया। कुत्ते जी, आप की ऐसी रचना जो आपकी सिग्नेचर रचना हो जिसकी वजह से आपको हर जगह याद किया जाता हो, आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर सकते हैं? मेरी एक मैंने गज़ल लिखी अभी कई 2-4 साल पहले। तो वो गज़ल का एक रदीफ आया, नहीं दिखा तो नहीं दिखा। वो हुआ कि सलमान खान ने जब हिरन को मारा था तो मैं रात को सुन रहा था, वो उसमें ये हुआ कि साहब सबने सबको देखा, सबको बता, लेकिन उन्होंने बरी कर दिया कोर्ट ने। तो मैंने कहा यार बरी कर दिया, कोर्ट को वो दिखा नहीं। मैंने आया कि नहीं दिखा तो नहीं दिखा। तो मैंने कहा ये तो रदीफ गज़ल की बहुत अच्छी हो सकती। तो मैंने उस रदीफ को लेके गज़ल लिखी। उसके पूरी गज़ल तो नहीं, मैं 2-3 शेर आपके सुना देता हूँ कि दाल में हमको कुछ भी काला नहीं दिखा तो नहीं दिखा, दाल में हमको कुछ भी काला नहीं दिखा तो नहीं दिखा, और भैया कोई गड़बड़ाला नहीं दिखा तो नहीं दिखा, और चांदी की बारिश होने पर आंखें चुधिया जाती हैं, अब ऐसे में कोई घोटाला नहीं दिखा तो नहीं दिखा। और मंदिर मस्जिद मठ गुरुद्वारा चल भटकते रहे सतत, और मंदिर का मगर सेवाला नहीं दिखा तो नहीं दिखा। और इसी बतौर खास मैं ऑस्ट्रेलिया में गजलों पढ़ा तो कुछ बच्चों ने वहाँ सीटियाँ बजाया, उनको जो भी अच्छा लगा वो देखें कि बालाओं से भरे हुए हैं डेरे कुछ बाबाओं के, बालाओं से भरे हुए हैं डेरे कुछ बाबाओं के, और किसी नहीं को ये दिलवाला नहीं दिखा तो नहीं दिखा, दाल में हमको कुछ काला नहीं दिखा तो नहीं दिखा। शेर तो बहुत है। बाबू जी, आपका अपना पारिवारिक परिचय भी संक्षिप्त में बताइए। जी, मेरे 3 बच्चे हैं। मेरा सबसे बड़ा बच्चा है विश्वास गवई, और बहू का नाम है मोनिका गुप्ता, छतरपुर की रहने वाली। दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और बेंगलोर में हैं। और एक पोती भी है मेरी, सबसे बड़े बेटे की। हाँ, बेटे की विशिका गवई। तो ये तीनों लोग बेंगलोर में रहते हैं। और उसके बाद दूसरे नंबर पर मेरी एक बेटी है भावना गवई, उसका विवाह यहाँ राहुल गुप्ता जो हमारे मैं डबरा में हमारे समधी साहब डबरा के हैं रहने वाले, वहाँ हुआ। ये दोनों लोग मेलबर्न वहाँ ऑस्ट्रेलिया में हैं। और मेरी एक नातिन भी है, वो भी वहाँ आयरा नाम होता, वो वहाँ है। दोनों लोग इंजीनियर हैं वहाँ में और डॉक्टर है। तीसरी बेटी मेरी जो है, एक और बेटी है, वो डॉक्टर है, और उसका नाम है खुशबू गवई, पति का नाम है अरूप दास गुप्ता। वो मेडिसिन से MD डॉक्टर हैं। मेरी बेटी पैथोलॉजी से MD है, और मेरे समधी साहब वो भी MD से डॉक्टर। छोटी बेटी कहाँ है? वो बनारस में है। अच्छा। और उसने पैथोलॉजी अपनी खोल रखी, और दामाद और हमारे समधी वो प्रैक्टिस करते हैं। जी, यहाँ आप एक बहुत अहम व्यक्ति को भूल गए, वो है आपकी जीवन संगी। जी, उनके बारे में बताइए। बिल्कुल सही बात है। मैं SR ओरई का रहने वाला हूँ,
और संयोगवश हमारा गांव भी पास में, और मेरी पत्नी का नाम है आशा गुप्ता, तो वो भी औरई की रहने वाली है, मतलब उसी गांव से हैं, तो रहते वहीं थे। लेकिन मतलब शादी के बाद ही या शादी के समय जब परिचय हुआ तभी उनसे मुलाकात हुई। हाँ, ये बात अलग है कि जब मैं शादी के बाद कानपुर गया घूमने उनके साथ, तो एक जगह फोटो खिंचवा रहे थे, तो उसने पूछा कि भाई आप कहाँ के? मैंने हो रही का, इनसे पूछा हो रही है। तो उसने कहा कि भाई क्या आपकी लव मैरिज हुई? तो मैंने कहा नहीं, लव मैरिज नहीं हुई, लव आफ्टर मैरिज। अच्छा, आपने ये लिखा कि लवालब हुई। हाँ, वो अन्य अब तो लवाला भाई, अब तो वो मेरा ख्याल रखती है, मैं उनका ख्याल रखता हूँ, तो लवाला भाई। बल्कि एक घटना मैं बता दूं, कभी मैं आज हम लोग उसके टूर पर गए थे, यूरोप के टूर 5-6 देशों के, तो उसमें कुछ लोग हम लोग गए थे, बैंक की एक कंपनी थी, तो वो आपस में कुछ झगड़ा हो गया, तो उन लोगों से मैं कुछ कह नहीं सकता था, लेकिन मैंने अपनी पत्नी से कहा, नहीं झगड़ा उन लोगों आपस में ना, पत्नी से कहा कि भाई सफर है, इसमें लोग छूट जाते हैं, प्यार से रहो। तो 4 पंक्तियाँ मैंने वहाँ वहीं जब यूरोप में हम पेरिस में घूम रहे थे, तो जब बस में हम लोग बैठे तो हमने भैया ऐसा है, मैंने पत्नी से कहा, और जिसको समझना तो समझ लिया। मैंने कहा कि सफ़र में साथ होते हैं वो एक दिन छूट जाते हैं, परमानेंट तो रहता नहीं कोई, सफ़र में साथ होते हैं वो एक दिन छूट जाते हैं, ये दिल नाजुक खिलौने हैं जो अक्सर टूट जाते हैं, मोहब्बत का सफ़र है ये मोहब्बत इसमें रहने दो, कभी तुम टूट जाती हो कभी हम टूट जाते हैं। बाबू जी, आप हिंदुस्तान में जैसे आपने बताया कि बहुत सारी मंचों को आपने शेयर किया है, उनका भी हमारे दर्शकों के साथ संक्षिप्त में शेयर करें। असल में स्टेट बैंक में 77 में आ गया था, 84 में एक बार मेरा प्रमोशन का मौका आया, तो मैंने इसलिए छोड़ दिया कि उन दिनों मैं मंचों में जाने लगा था, रहवाती मंचों में, लेकिन अगले साल मैंने ये हुआ कि भाई ऐसा उस समय ये जो टीवी चैनल हैं और ये सब इस तरह का फोकस नहीं था, तो ये हुआ जब बच्चों की शादी करने जाएंगे तो ये होगा भाई बाप पिताजी क्या करना है, वो कुछ नहीं बैंक में बाबू हूँ कविता करते, तो मैंने फिर प्रमोशन लिया। तो प्रमोशन लेने के बाद कविता मंचों पे जाना तो कम हो गया, कविता बंद नहीं हुई लेकिन मंद हुई थोड़ी सी, लेकिन उसमें निर्वात चलती रही और जो आज भी चल रही है। तो कहाँ कहाँ आप सम्मानित हुए और किन मंचों पे आपको सबसे ज़्यादा देश में आनंद आया? देखिए ऐसा सम्मान तो ऐसा है, सम्मान तो जैसे जहाँ भी मैं रहा, जैसे मान लीजिए यहाँ झांसी में रहा 2 साल, तो यहाँ एक संपर्क संस्था उसका अध्यक्ष रहा, मैं मुरादाबाद कुछ दिनों के लिए रहा, तो वहाँ उन्होंने एक मेरे लिए अलग से देशा संस्था कर बनाई। आज मैं अखिल भारतीय साहित्य परिषद लखनऊ का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ, एक और संस्था है आदर्श साहित्य परिषद, उसका भी कार्यकारी अध्यक्ष हूँ, और हम लोग गहोई, चूँकि इस इलाके में हुई तो वहाँ लखनऊ में भी गहोई की फैमिली है, तो मैं गहोई समाज लखनऊ का अध्यक्ष भी हूँ। तो सम्मान कविता में भी, कविता के बाहर मुझे हर तरह से मिलता रहा, और कई मंचों के अलावा मैंने जो है आकाशवाणी और दूरदर्शन पर भी का पाठ किया। इवन मैं एक कवि सम्मेलन में वहाँ था हैदराबाद में, तो जब कवि सम्मेलन खत्म हुआ तो वहाँ के सज्जन आए, बोले मैं हिंदी अधिकारी यहाँ हूँ, मैं कविता सुनने के बाद उन्होंने कहा कल आप आइए, मैं आपका रिकॉर्डिंग करना चाहता हूँ। तो आप लोगों के आशीर्वाद से जहाँ लोगों ने सुना सराहा और सम्मान किया। बाबू जी, हम चाहेंगे कि आप ऐसी कोई रचना जिसकी वजह से आपकी पहचान में इजाफा हुआ हो, उसको भी हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। कई बार होती है कि रचना की वजह से व्यक्ति जाना जाता है, तो अगर आपको ऐसा कुछ हो याद आता हो। देखिए ऐसे रचना एक व्यक्ति नहीं, रचना तो ऐसा होता है जैसे माँ से किसी पूछा जाए आपको आपका कौन सा बेटा प्रिय है, तो वो कहते, लेकिन ऐसा रचनाएं तब वो सबका सम्मान हुआ, लेकिन कुछ रचनाएं ऐसी हैं जैसे एक मैंने मेमोरी में आ जाती है। हाँ, जैसे मैंने एक छंद लिखा था, वो चूंकि मैं व्यंग्य लिखता हूँ और राजनीतिक लिखता हूँ, तो वह देखें कि वर्तमान विश्व में हमारे देश भारत का कहते हैं सबसे सलहोना लोकतंत्र है, और स्वार्थ हटवादी और रचरंजित है, कैसे बतलाएं कि घिनौना लोकतंत्र है, और जाति संप्रदाय और कुर्सी बड़ी है यहाँ, ऐसा लगता है जैसे बौना लोकतंत्र है, और पद के भिखारी और भूखे इन भेड़ियों का राजनीतिक खेल है, खिलौना लोकतंत्र है। तो ये पंक्ति लोगों को बहुत लगी, और उन दिनों वो हमारे एक नेता ने चारा कुछ खा लिया था, तो वो गजल का एक नाम लीजिए, कोई मुश्किल नहीं। तो मैं जो है एक शेर सुनाने, वो शेर सुनाने के लिए वो गजल का एक पार्ट सुनाऊं, वो ये था कि जब से उन्हें शबाब मिला है, चेहरे पर वो नूर हो गया,
ये हालांकि मायावती जब बनी थी मुख्यमंत्री चेहरे तब लिखा था, नाम उनका नहीं लिखा तभी था कि जब से उन्हें जवाब मिला है चेहरे पर वो नूर हो गया कि जब जब दर्पण को देखा तो दर्पण चकनाचूर हो गया, जब जब दर्पण को देखा तो दर्पण चकनाचूर हुआ। और खता तुम्हारी थी ना मेरी सिर्फ समझ का फिर रहा, और छोटी छोटी बातों में इतना बड़ा फितूर हो गया। वो शेर जिसके लिए मैंने ये गजल कही है कि माखन मिश्री खाकर भी तुम रह जाते गुमनाम यहाँ, माखन मिश्री खाकर भी तुम रह जाते गुमनाम यहाँ, और चारा खाकर के ग्वाला इसी वो मशहूर हो गया। माखन मिश्री खाकर भी तुम रह जाते गुमनाम यहाँ, चारा खाकर का ग्वाला तुम्हें मशहूर हो गया। तो ये शेर लोगों ने बहुत पसंद किया था। एक शेर और पसंद किया था, और वो वही एक गजल का शेर है, तो ये गजल का मतलब वो सुनाता हूँ। वो ये कि तूफान का दौर नाव है मझधार क्या करें, और माझी पे नहीं कोई भी पतवार क्या करें, और जो भी मिला यहाँ पे वही मांगता मिला, कर्तव्य अपाए हैं अधिकार क्या करें। और वो शेर कि होली मिलन पे कत्ल यहाँ ईद पे दंगा, होली मिलन पे कत्ल यहाँ ईद पे दंगा, इंसान मर चुका है त्योहार क्या करें। होली मिलन पे कत्ल यहाँ ईद पे दंगा, इंसान मर चुका है त्योहार करें। तो वैसे तो मैंने व्यंग ही ज़्यादातर लिखा है, लेकिन एक जगह मैं कविता पढ़ रहा था तो लोगों ने, मैंने कुछ श्रृंगार को सुनाया तो लोगों ने कहा श्रृंगार सुनाया कुछ थोड़ा सा, तो लोगों ने कहा नहीं यार आपका श्रृंगार भी अच्छा है लेकिन व्यंग आपके चोटीले व्यंग ही सुनाया करें। तो मैंने एक उसके बाद एक मुक्तक लिखा श्रृंगार में, और अगली पोस्टी में सुनाया। तो मैं आप लोगों को इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि बताएं श्रृंगार या मैं व्यंग से अलग से हट के ये शेर आपको मुक्तक क्या लगा कि संकेत भले ही होते हो लेकिन संवाद नहीं होता, संकेत भले ही होते हो लेकिन संवाद नहीं होता, और ये प्यार समर्पण है केवल इसमें प्रतिवाद नहीं होता। संकेत भले ही होते हो लेकिन संवाद नहीं होता, ये प्यार समर्पण है केवल इसमें प्रतिवाद नहीं होता। और पढ़ सको अगर तो पढ़ लेना नैनों की भाषा नैनों से, पर कहीं किसी भी भाषा में इसका अनुवाद नहीं होता। राघव जी आप इतने सालों से लिख रहे हैं रचना, तो इसमें आपकी जीवन संगनी का कैसा कोलैबोरेशन रहता है? देखिए ऐसा है कि मेरी जीवन संगनी का अगर आप चाहें तो मैंने एक गीत लिखा था, और वो गीत अभी मैं दर्शकों को अपने बता दूं कि अभी 2 साल पहले मैं थोड़ी बीमार हुआ, बाद में पता लगते लगते हुआ कि नहीं ये ब्लड कैंसर है जी। तो ब्लड कैंसर जब पता लगा तो लोगों ने कुछ अपना कहा, लोगों ने उसने कहा नहीं कोई बात नहीं, तो सब बीमारी तब सही हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। बहुत होते हैं। किसी ने कहा कि नहीं ऐसा है, अरे यार अब तुमने सर्विस कर ली, बच्चे सब हो गए, कह रहे अब तो कोई चिंता नहीं, जो होगा, मतलब उन्होंने कहा तैयार हो जाओ। तो मैंने कहा नहीं यार ऐसे तैयार नहीं हो सकती, इतनी जल्दी नहीं जाने वाला। तो मैंने एक शेर उनको जवाब देने के लिए वो देखा, पहले वो शेर मैंने जवाब देने के लिए लिखा उन्हें कि मनाए लाख वो लेकिन नहीं मैं साथ जाऊंगा, मनाए लाख वो लेकिन नहीं मैं साथ जाऊंगा, जो आई मौत कह दूंगा अभी कुछ काम बाकी है, कैसे कैसे चले जाएंगे। और उसी दौरान आपने देखा कि जब 2 पत्नी होते हैं तो अगर दोनों की तबीयत सुस्त है तो जिसकी अगर तबीयत आपकी खराब ज़्यादा होगी तो पत्नी की अपने आप ठीक हो जाएगी, वो आपकी सेवा में लग जाएगी, और एक दूसरे के पूरा उल्टा होगा तो तब भी ऐसा होगा। तो ऐसे हुआ जब पिछली साल वो ये हुआ तो मैं जो है इन्होंने मेरी सेवा, खुद बीमार थी, सेवा शुरू की। तो उस समय उस स्थिति में मैंने एक गीत लिखा, तो मैं वो जरूर शेयर करना चाहूँ। हाँ, उसका आंसर सुनाता हूँ। हाँ, ये मैं जब ये गीत जब सुना रहा था, मैंने कहा भाई मेरी बीमारी हुई है, उसमें पत्नी का जो योगदान था वो जो उन्होंने किया वो मैंने लिखा है केवल। तो मैंने जब ये वहाँ बेंगलोर में सुनाया तो लोगों ने कहा, असल में क्या वहाँ हर महीने गोष्ठी होती है, उन्होंने मुखतित बना हुआ था, मेरा सम्मान पहले कर चुके थे। लेकिन जब मैंने ये सुनाया तो फिर पत्नी सामने बैठी तो उनको बुला के दोनों का फिर सम्मान किया, बोली यही असली कविता है। और कविता क्या है, जो अनुभव था वो है, देखें कि यकीनन लास्ट ये मैंने पत्नी के लिए लिखा है जो उन्होंने मेरी बीमारी के दौरान किया कि यकीनन लास्ट से खुलकर नहीं इजहार करती है, बताए और वो कैसे मुझसे प्यार करती है। मैं करवट लेकर रहा हूँ तो वो सहलाती बदन मेरा, और कभी बेचैन होता हूँ तो बहलाती है मन मेरा, और कभी खुद रूठ जाती है, कभी मनोहार करती है, बताए और कहते हो मैं मुझसे प्यार करती है। और अगला बात देखें कि नहीं कपड़ों व गहनों की कभी जिद छानती है वो, मेरे साधन मेरी स्थिति सभी को जानती है वो, मेरे साधन मेरी स्थिति सभी को जानती है वो, किसी भी बात पर मेरी नहीं इनकार करती है, बताए और वो कैसे मुझसे प्यार करती है। और अंतिम इसका बंद है
कि झगड़ती है, ये सब जगह होता है, सबकी पत्नियां ये करती हैं और करना भी चाहिए, कि झगड़ती है अगर खाना नहीं खाता समय से तो, झगड़ती है अगर खाना नहीं खाता समय से तो, और अगर तकलीफ अपनी मैं नहीं बतलाता समय से तो, न रखूँ ध्यान अपना तो, न रखूँ ध्यान अपना तो, बहुत तकरार करती है, बताए और वो कहते हैं मुझसे प्यार करती है। बाबू जी, आपके नाम के साथ भावुक जुड़ा हुआ है, इसके पीछे क्या मंशा है आपकी, क्या रही है? असल में क्या है, नाम तो सभी कभी रखते हैं, लेकिन मैंने अपना नाम उपनाम कुछ नहीं रखा, लेकिन मित्र थे मेरे गुरजाल गुप्ता, तो उन्होंने कहा भाई तुम्हारी कविता व्यंग्य भरी लिखते हो, लेकिन उसमें एक संदेश और भावना, दिल से भाव से लिखते हो, तो आप अपने नाम का आगे भावुक लगाना शुरू कर दो। तभी से मैंने भावुक लगाना शुरू कर दिया। अच्छा, तो ये शुरू के 1-2 साल के बाद जब लिखना शुरू हुआ तो तभी लगा। तो बाबू जी, आपकी बहुत सारी रचनाएं अब तक आपने पढ़ी स्टेज पे, और बहुत सारा आपका संकलन हो गया होगा, तो कोई आपकी पुस्तक या संकलन के रूप में कुछ तैयारी है या आ चुकी है कोई पुस्तक? नहीं, असल में क्या है, तैयारी आई तो नहीं है, लेकिन अभी 3-4 पुस्तकों का काम असल में, एक तो मैंने जो आपके अभी जिक्र किया कि मैंने उपन्यास लिखा था, वो भी प्रकाशन में शीघ्र आ रहा है, टाइप में पड़ा हुआ है। एक गजल की पुस्तक अलग से आ रही, अतुकांत कविताएं मैं शुरू में बहुत लिखता था, अतुकांत व्यंग्य की अलग है, और गीत और मुक्तक छंद की 3-4 पुस्तकें हैं, वो एक साथ आएंगी क्रम? भगवान ने चाहे तो क्रम से वो 1-2 साल के अंदर 3-4 पुस्तकें आ जाएंगी। शुरू में गजल और अतुकांत की कविता ही पहले आएंगी। बाबू जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, अगर आपसे एक रूमानी सवाल ये कहा जाए कि आपको अपनी बीती हुई जिंदगी से कुछ ऐसे पल जो आप दोहराना चाहें, जिसको आप फिर से जीना चाहें, तो क्या हो सकते हैं वो आपके? देखिए, अगर बीती जिंदगी को दोबारा जीना चाहें, तो मैंने सबसे पहले जो हमीरपुर ब्रांच में ज्वाइन किया था, तो वहाँ पर जो समरसता, जो माहौल था, साहित्यिक भी और वैसे सामाजिक भी, दोनों हम लोग क्या रहते थे, तो वहाँ जो जितनी फैमिली रहती तो शाम को जैसे एक तरफ बेतवा का किनारा था, एक तरफ यमुना का किनारा था, दोनों के बीच में हमीरपुर बसा हुआ है, तो वहाँ की जब यात्रा हम लोग करते तो ऐसा होता था, कभी कभी उरई नहीं आके संडे को में रहे तो पता लगा साले कभी 2-4 से कभी जो हम थे वो बेतवा के उस तरफ चले गए, और आराम से वहीं जलसंग में जो गा बजा रहे हैं, वहीं कविताएं सुना रहे, वहाँ नहा रहे हैं। तो वो जो समरसता थी साहित्यिक साधना के साथ साथ कल्चरल एक्टिविटी वो सबसे अच्छी, तो मैं लगता है कि शुरुआत जो मेरी हुई है वो बहुत अच्छी जगह से हुई है, और मान जी का आशीर्वाद। तो वो पल आप दोबारा एक बार फिर जीना चाहते हैं? बिल्कुल, क्योंकि वो मतलब जो प्रेम के पल हैं, जो आपस में समझता के पल हैं, अब तो वो धीरे धीरे समझता खो गई। और पहले तो, अब तो साधन बहुत थे, पहले साधन कम थे, अब तो आदमी परिवार में बैठा होता है तो बाप बेटा सब आपस में ठीक वो चला रहे होते हैं अपना अपना मोबाइल, तो अब वो चीज़ नहीं। तो मैं जो पुराने पल हैं जो आपस में एकदम बैठ के बात घंटों करते थे, या उसके बाद में जब आया तो मेरे 3 फ्रेंड थे, 3 घंटों 2-3 घंटे हम पुलिया पे सड़क के किनारे बैठे बात कर रहे रातों, तो वो पल अब दोबारा नहीं मिल रहे, वो जरूर मिस करते हैं। हाँ, वो मिस करते हैं। बाबू जी, आपके जो आप चूँकि बुंदेलखंडी हैं, आपने बताया कि उरई के आप रहने वाले हैं, तो कुछ बुंदेलखंडी में आपने कुछ लिखा, रचा बसा? हाँ बिल्कुल, बुंदेलखंडी में मैंने गजल भी लिखी है कुछ। ऐसा बुंदेलखंड के यशुरी जी हुए हैं, तो उनकी जो है चौकड़िया बहुत प्रसिद्ध थी, वो चौकड़िया मैंने लिखी हैं। और पंक्तियां अगर याद आती, मुझे बुंदेलखंडी एक गजल के 1-2 शेर याद आ रहे हैं, वो सुना देता हूँ। बाबू जी, चूँकि आप बुंदेलखंड के रहने वाले हैं, उरई बुंदेलखंड में आता है, तो ऐसी भी कोई आपने रचना लिखी है जो बुंदेलखंड साहित्य को प्रमोट करती हो? जी हाँ, मैंने कुछ मुक्तक लिखे हैं, जो मैं एक नौजवान सड़क पर जा रहा है, अपनी माँ बेटे का संवाद है, वो भी है, कुछ और लिखा है। और मुक्ता चौकड़ियाँ जो ईश्वरी जी लिखते थे, वो तो बुंदेलखंड की जान थे, तो वो मैंने चौकड़ियाँ भी लिखी हैं, और गजल भी बुंदेलखंड में लिखी है मैंने। कुछ सुन के तो मैं बुंदेली गजल के 1-2 शेर आपको सुनाता हूँ कि सच बोले तो हार गए हम, और झूठ बोल बात जीत गई, कई दशहरा को मिलेगी और दिवाली बीत गई, कई दशहरा को मिलेगी और दिवाली बीत गई। और जाने कैसे मेल जोल को मीठो सोता सूख गो, जाने कैसे मेल जोल को मीठो सोता सूख गो, और प्यार भरी व छलकत गागर जाने कैसे बीत गई, प्यार भरी व छलकत गागर जाने कैसे बीत गई। और उन्ना तक तो तन पे नहीं है नहीं कनू का खावे को, उन्ना तक तो तन पे नहीं है नहीं कनू का खावे को, और ऊपर से बारिश में घर की गिर कच्ची बीत गई, कई दशहरा को मिल गई और दिवाली बीत गई।
बाबू जी, आपकी ऐसी रचनाएं जो आपको सदा लगता है कि लोगों के को सुनानी चाहिए, लोगों के पास तक जानी चाहिए, उनको आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर सकते हैं? मैं एक दो गजल के वो बीच में थोड़े जो मैं जैसे नेता होता है वो पब्लिक का नहीं देखते, अपना ही देखते हैं, तो एक दो शेर मैं एक गजल के सुनाता हूँ। वो नेता कह रहा है कि रोटी नमक तुम्हारे हिस्से, पूरी खीर हमारी है। रोटी नमक तुम्हारे हिस्से, पूरी खीर हमारी है। वो तकदीर तुम्हारी होगी, ये तकदीर हमारी है। और दे देकर मतदान तुम्हें सौंपा है ये देश हमें, दे देकर मतदान तुम्हें सौंपा है ये देश हमें। लूटे में आग लगा दे, अब जागीर हमारी है, तुम्हारी थोड़ी है। एक और ऐसी मैं छोटे छोटे टुकड़े बना रहा हूँ जिससे कि आप ज़्यादा मैं बता सकूँ। एक और साहित्यकार हुए हैं, गजलकार बहुत फेमस है, उनका एक शेर बहुत फेमस है, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। इंदौरी, राहत इंदौरी में नाम नहीं रहा, तो राहत इंदौरी, उन्होंने कहा किसी के बाप का। तो मैंने उनको जवाब तो नहीं दिया है, लेकिन हाँ एक गजल में मैंने जो है कोशिश ये की है कि वो उनकी जो रदीफ थोड़ी है वो मैंने ली है और उससे मैं अपनी कुछ बात कह रहा हूँ, वो देखें। वो ये है कि किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, वो थोड़ी है मैंने गजल रदीफ ली है। वो ये है कि अब वो पहले से हाल थोड़ी है, अब वो पहले से हाल थोड़ी है, उनको मेरा ख्याल थोड़ी है। कल कहा था कि चांद ला दूंगा, आज घर में मैं दाल थोड़ी है। और एक शेर, ये गजल का शेर हो गया है कि जख्म मुझको मिले हैं अपनों से, गैर की ये मजाल थोड़ी है। जख्म मुझको मिले हैं अपनों से, गैर की ये मजाल थोड़ी है। और एक शेर ये हुआ है कि हम भी देंगे जवाब पत्थर से, हम भी देंगे जवाब पत्थर से, अभी गांधी का गाल थोड़ी है। हम भी देंगे जवाब पत्थर से, अभी गांधी का गाल थोड़ी है। और एक शेर और इसमें हो गया था कि सिर्फ छूने से सुर्ख गाल हुए, सिर्फ छूने से सुर्ख गाल हुए, हाथ में रंग गुलाल थोड़ी है, अब वो पहले था हाल थोड़ी है। ये था। और एक आध शेर और देखना बस कि वो तुम हथेलीपन अपनी जान रखना, ऐसा नहीं हमारे लिए जान लौटा दूँ, तुम हथेलीपन अपनी जान रखना, बस परस्पर प्यार का सम्मान रखना। तुम हथेलीपन अपनी जान रखना, बस परस्पर प्यार का सम्मान रखना। और मैं नहीं कहता कि ताले तोड़ लाओ, जब मिले तब मोड़ पर मुस्कान रखना, जब मिले तब मोड़ पर मुस्कान रखना। और भोग ये नहीं है कि आप दिखावा करो, भोग 56 हो नहीं अनिवार्य, लेकिन प्यार से लवरेज हिंदुस्तान रखना, प्यार से लवरेज दस्तरखान रखना। और एक शेर और इसमें है कि तीर्थ मत जाना कभी कांवड़ बिठाकर, तीर्थ मत जाना कभी कांवड़ बिठाकर, हाँ मगर माता पिता का मान रखना। और जेब में रखना भले ही विश्व सारा, ये बच्चों से मैं अपने बच्चों से भी कहता हूँ बाहर में कि जेब में रखना भले ही विश्व सारा, पर ध्यान में सिर्फ हिंदुस्तान रखना। कर दे बाबू जी, बंजारा बीट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लोगों को जोड़ता है और डेली कल्चर को संजो के रखने का प्रयास करता है। हमारी तरफ पे सैकड़ों बंदेली रचनाकारों को हमने भरोसा दिखाया है। आप अपने बुंदेली और अपने अंदाज में, क्योंकि आप व्यंग हास व्यंग के रचनाकार रहे, हमारे दर्शकों को ऐसा संदेश दीजिए जो उनको प्रेरणादायक हो जाए। मैं पहले तो ये कहना चाहता हूँ, ये घटना मैं सुना करके अपने जीवन की एक शेर सुनाऊंगा, फिर प्रेरणा दूँ, और वो भी उसमें प्रेरणा ही छुपी है। हुआ मैं स्टेट बैंक में काम करता था, तो वो मैं असम मेघालय के दौरे पर था, वहाँ मैंने ब्रांचों का ऑडिट कर रहा था, और संयोग या दुर्योगवश मेरा अपहरण वहाँ हो गया। और 9 दिन 9 रात में आतंकवादियों के साथ रहा। गनर मेरे पास रहते थे। डेली क्या होता, रात को हम लोग खेतों में छुपते थे, हम लोगों को छुपाया जाता मुझे, और दिन में कहीं बंद हो जाते। एक बार और डेली ऐसा होता था, दिन में हम लोग खुले में नहीं रहते, किसी मकान में। एक दिन क्या हुआ, धोखे से देर हो गई तो वो चिप नहीं कर पाए, दिन रहा। तो जब दिन हुआ, शाम जब हुई, तो वहाँ पेड़ों से क्या, जैसे फिल्मों में आपने देखा हीरो हीरोइन दोनों बैठे, ऊपर से टूटा जा रहा बेल लेता, तो इतना बढ़िया दृश्य था। तो मेरे दिमाग में आया, आपने कविता लिखी? हाँ, मेरे दिमाग में आया कि यार दृश्य तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये साथी जो है गन वाले, ये खराब है, ये नहीं होने चाहिए थे। होता क्या, वो एक शेर देखें। मैंने कहा हो ऐसा भी तो हो सकता था, ऐसा भी तो हो सकता था, आज यहाँ बस 2 होते, ऐसा भी तो हो सकता था, हाँ आज यहाँ बस 2 होते, और कोई नहीं दरमियान होता, हम होते और वो होते, ये गना नहीं होते। तो ये संदेश ये है कि चाहे जितनी कठिन परिस्थिति हो, आपको हौसला कभी नहीं होना चाहिए, और हौसला नहीं हुआ तो आज आप लोगों के बीच में हूँ। दूसरा संदेश मेरा ये है कि जैसा मैं आप कह रहा हूँ कि मैं अब इतना 5 दशक की साहित्य साधना के बाद
70 साल का होने वाला हूँ, अब मैं किताबें छपवा रहा हूँ। तो मेरा जो नए लोग हैं उनसे कहने का है कि जब ऐसा हो, बहुत सी रचनाएं ऐसी होती हैं, बहुत सी रचनाएं तो वैसे कार्यजयी होती हैं और हमेशा, लेकिन कुछ रचनाएं होती हैं कि उसी समय उनका प्रयोग जाता है। जैसे मैं जिस दिन चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बने थे उसी दिन मैंने एक कविता लिखी, उसमें कहीं नाम नहीं था, केवल दाढ़ी उसरा कुर्सी करके कविता थी। पूरी कविता चल रही थी प्रतीकात्मक नाई की दुकान की, लेकिन तब आप समझ जाते कि ये चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बने, वहाँ वो 2 कुर्सी बैठे हैं। तो मेरा मानना है कि जब आप लिखें लगभग उसी समय तत्कालीन आप उसको छपवाते हैं रचना में चाहे तो उसका प्रभाव अलग होता है। अब मेरी जो रचनाएं हैं बहुत ही जो कागज है, जो जिसमें समय के समय वो तो अलग हैं, लेकिन जो उस समय अगर हमें बताना पड़ गया ये तो वो उसका मजा नहीं आता। तो पहली तो मेरे ये है जो भी नए साहित्यकार हैं कि जब जो लिखें वो समय समय पर अपना सामयिक होना चाहिए, सामयिक हो या ना सामयिक हो, समय समय पर जनता के बीच में वो जाता रहे। जो मैंने गलती की अब मैं सुधार कर रहा हूँ, पहली चीज़ तो ये। और दूसरी चीज़ एक ये कि कभी भी प्रशंसा से जो बड़ा अपने को वो ना समझें। मैंने एक शेर लिखा है कि मुक्त हो लेना अगर प्रशंसा हो रही हो, पर समीक्षा पर लगा कर कहाँ लगना। तो समीक्षा मैंने क्या हुआ कि जैसे ही मैं लिखना शुरू हुआ, अरे भाई वाह वाह भाऊ जी बहुत अच्छे मैंने लिखते हैं। उसमें क्या हुआ कि जो सुधार करना चाहिए था या मुझे सीखना चाहिए तो वो प्रक्रिया कम हो गई। तो मैं नए लोगों से कहता हूँ कि जब आप लिखें तो जिस विधा में लिखें। अब मैं कुछ चैनल कुछ अपना जो व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से वो कोशिश कर रहा हूँ कि वो विधा के सब लोगों को जानकारी दूँ। तो जब आप दोहा लिख रहे हों और चाहे मुक्ता गीत जो भी लिख रहे हो, उसका जो व्यंग्य विधान जो छंद विधान है जो उसका या उर्दू में तो उरूज कहते हैं, तो वो आप उसका पिंगल जरूर याद रखें, तब आपकी रचना कार्य फिर आपके दोष नहीं होंगे। अब तो ऐसा मेरा ये लोगों से कहना है जो नए साहित्यकार हैं वो जो है इसको जरूर ध्यान रखें कि अपना जो है पिंगल दोष बिल्कुल खत्म करें और जो रचना हो वो भाव अर्थ और जो छंद विधान सबसे बिल्कुल दोष मुक्त होनी चाहिए। वो तभी होगी जब शुरू से ही उसका ध्यान रखेंगे, बाद में तो फिर समय बीत जाता है। ये मेरा संदेश है। तो ये थे विनोद कुमार गुप्त जी, भावुक उपनाम से लिखते हैं, जो अपने अपहरण की यात्रा से लेकर बैंकिंग सेक्टर की सारी बात बंजारा बीट्स के साथ शेयर कर रहे थे। बंजारा बीट्स से बात करने के लिए भावुक जी को धन्यवाद। मुझे भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे श्रोताओं से जोड़ा, दर्शकों से जोड़ा। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।